नमस्कार मित्रों, अब हम इस कार्यक्रम को आज के शुरू कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत आभार आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और कोरोना काल काल आया है, पिछले तकरीबन 11 महीनों से वातायन साप्ताहिक संगोष्ठियाँ कर रही है। इन संगोष्ठियों में हम कई नवोदित रचनाकारों को सुनते हैं, कुछ ऐसे रचनाकारों को जिन्हें हमें अवसर कम मिलता है, कुछ संवाद के कार्यक्रम होते हैं, पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम होते हैं और बहुत से ऐसे साहित्यकार, लेखक जो हमारे बीच अब नहीं रहे, हम उनकी स्मृति में भी आयोजन करते हैं। स्मृति की जो साप्ताहिक गोष्ठियाँ होती हैं, उसी श्रृंखला में आज वातायन की जो 44वीं संगोष्ठी है, याद कर रहे हैं और स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के एक लंबे जीवन काल और सब लोग बहुत-बहुत परिचित हैं। एक प्रकांड विद्वान पंडित विद्यानिवास मिश्र जी जाने-माने भाषाविद, हिंदी साहित्यकार, सफल संपादक, नवभारत टाइम्स में रहे, उनकी साहित्य अमृत से रहे ही हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम को उनके लंबे परिचय को मैं एक ढंग से और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पर आए थे इंग्लैंड और तब से उनका सानिध्य मुझे थोड़ा बहुत मिला और कुछ काम करने का अवसर भी मिला, कुछ विश्व हिंदी सम्मेलनों में और आयोजनों में उनके साथ मंच भी साझा करने का अवसर मिला। एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के अंदर जो मैंने बात देखी, उनकी सरलता और सहजता के साथ एक इतना एक मैं कहूँगा 20वीं सदी और पिछली सदी के जो हिंदी साहित्य और भाषा के महानायक के रूप में मैं पूरा विश्व उन्हें देखता था और वो अपनी पूरे शिखर पे पहुँचने के बावजूद एक उनके अंदर जो एक कार्य करता था, उसको उन्होंने हमेशा जीवित रखा और बढ़ावा दिया। और जब भी मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में मुझसे हमेशा बात की और हमेशा कोई न कोई मार्गदर्शन और ज्ञान देते रहे। अब मैं बहुत लंबा परिचय नहीं दूँगा क्योंकि विद्यानिवास मिश्र जी के संदर्भ में आज बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 ऐसे वक्ता उपस्थित हैं, जिन्होंने पंडित जी को बहुत नज़दीक से देखा है और ऐसा संयोग रहा है कि प्रोफ़ेसर पुष्पिता अवस्थी जी और यतीन्द्र मिश्र जी, इन दोनों से जो मेरा परिचय करवाया था, वो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने ही करवाया था जब 1999 में ये तीनों लंदन आए हुए थे और यतीन जी तो उस समय बहुत युवा थे। प्रोफ़ेसर पुष्पिता अवस्थी जी जो इस समय आचार्य कुल हैं और अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं नीदरलैंड हिंदी फाउंडेशन की और 52 पुस्तकों की पुरस्कृत लेखिका हैं। इस समय हॉलैंड में रहती हैं। वे हमारी दूसरी वक्ता रहेंगी। इससे पहले मैं निवेदन करूँगा यतीन्द्र मिश्र जी से। यतीन्द्र मिश्र जी जो कवि हैं, संपादक हैं और संगीत अध्येता हैं। बहुत अनेक पुरस्कारों से तो पुरस्कृत हैं ही हैं, अलंकृत हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं यतीन्द्र जी जिन्होंने बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लेखकों और दूसरे कलाकारों के ऊपर इतना काम करते हैं। यतीन्द्र जी जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने सोनल मानसिंह जी, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, यज्ञेय, गुलज़ार साहब जैसे लोगों के ऊपर साहित्यिक काम किए हैं और प्रकाशित किए हैं। इनको अपनी पुस्तकों और साहित्य के माध्यम से इनके परिचय करवाए हैं। इसके साथ ही लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के ऊपर आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई और आपको राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाज़ा गया 2017 में स्वर्ण कमल सम्मान के साथ। तो मैं और ऐसा संयोग है कि हमारे आज के दोनों लेखक और वक्ता यतीन्द्र जी और पुष्पिता जी दोनों हमारी वातायन अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान से भी विभूषित हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ यतीन्द्र मोहन मिश्र जी से कि आप आएँ और पंडित जी की स्मृति में अपनी बात रखें। यतीन्द्र जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद पद्मेश भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सब का मुझे हिस्सा बनाया। और लंदन में वाकई आपसे पहली मुलाकात 1999 में हुई थी और बाद में फिर आप लोगों ने 2 वर्ष पूर्व आपने जो है मुझे बुलाया और वातायन पुरस्कार दिया। मीरा कौशिक जी जो वातायन से जुड़ी हैं और बड़ा आदर है उनका मेरे मन में। पुष्पिता की बड़ी लेखिका और सत आभार, धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया। विद्यानिवास जी से जो परिचय है वो एक पारिवारिक है। मैं बहुत छोटा था, विद्यानिवास जी का मेरे घर में आना होता था। उस जमाने में अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनी थी अर्ली 80s में, साकेत संरक्षण समिति। विद्यानिवास जी उसके चेयरमैन होते थे और मेरे
पिताजी उसके एक मेंबर थे, तो तब से विद्या निवास जी से संबंध थे और आना जाना था। आप ये मान के चले कि कम से कम 40 साल पुराना संबंध होगा पारिवारिक। और पंडित जी की उपस्थिति मेरे घर में एक ऋषि तुल्य व्यक्ति की थी। एक बड़े मेजर मेंटर की तरह मैं उनको देखता रहा अपने जीवन में, और उन्हीं के सामने मेरा लिखना पढ़ना आगे बढ़ा। जी, विद्या निवास जी से एक छोटा सा जो एक पारिवारिक परिचय मैंने बताया, तो मेरे पहला कविता संग्रह आया। तो विद्या निवास जी को जितना मैंने जाना एक शिष्य के तौर पर, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही आधुनिक किस्म के विचारक थे। उन्होंने परंपरा पे बात की, उन्होंने रामचरितमानस की बात की, उन्होंने रामायण को खंगाला, उन्होंने महाभारत पे टीका की, उन्होंने भाषा विज्ञान का काम किया, उन्होंने लैंग्वेजेस को बरतना सिखाया, उन्होंने छोटे-छोटे शब्दों पे, वर्तनी पे, जो उनकी बहुत बड़ी किताब है हिंदी की भाषा संपदा, उस पे काम किया। लेकिन उनका जो मानस था, वो बहुत आधुनिक था और बहुत आगे, एक एक स्टेप आगे, कुछ वर्ष आगे देख के चलते। वो जितने बेहतर संस्कृत स्कॉलर थे, जितना सुंदर हिंदी बोलते थे, जितना बढ़िया टकसाली गद्य, भाव प्रवाह गद्य लिखते थे, उनकी सारी व्यक्तिव्यंजक निबंधों पे जाएं, उतने ही बेहतर वो दूसरे अंतरानुशासन थे और उसी तरीके से लोकेट कर पाते। मैं एक उदाहरण दूंगा, उनकी किताब महाभारत का काव्यार्थ। महाभारत के काव्यार्थ का जो पूरा उनका एक उनका टेक्स्ट है, जो उनका डायलॉग है, वो इस बात पर आधारित है कि जो एक समन्वय और जो इम्पैथी का मामला होता है, जिसको अच्युत तत्व कहा विद्या निवास जी ने, अव्यय भाव कहा, उसको लेकर के वो पूरा डिपिक्शन करते हैं महाभारत। एक छोटा सा उनका भाषण है, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो महाभारत, तो उन्होंने एक एक शांति पर्व का एक वो आता है, सर्वभूतेषु ये नेकम भाव मव्य मीक्षते, कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे युद्ध से सारी जातियां प्रजातियां नष्ट हो जाएं, समूल वंश हो जाए, सब सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन अच्छे होने का भाव वो च्युत ना होने पाए, वो हटने ना पाए, वो एक अव्यय तत्व। पंडित जी का लेखन और पंडित जी की वैचारिकी इसी पर एकाग्र। आप उनका कोई निबंध उठा ले, व्यक्तिवंजक निबंध उठा ले, मेरे राम का रहा है, मैंने सिल पहुंचाई फागुन डूबे बिना, तुम चंदन हम पानी, कहीं भी जाए, लागो रंग, पुष्पिता जी अभी आप व्याख्यान में बात करेंगी उस पर, सब पर। तो विद्या निवास जी उस एलिमेंट को, उस एम्पैथी को तलाश, और वो एक समष्टि और व्यष्टि के बीच में कनेक्ट, एक जोड़ाव पैदा कर, वो एक सामान्य अर्थों के जो जीवन के जो उपक्रम है, उनको बृहत्तर मानवीय अर्थों की संवेदना प्रदान कर। ये विद्या निवास जी, विद्या निवास मिश्र। इसीलिए जब लोक मानस से उठा करके, जब गीतों को उठा करके बात करते हैं, या जो कोई एक श्लोक की बात करते हैं, एक निरुक्त की बात करते हैं, एक हाइम की बात करते हैं, तो उसको मानवीय संकल्पना में, एक बृहत्तर आशयों में उसको फैला देते। एक गीत है, मोरे राम के भीगे मुकुटवा, लखन सिर पटका हो राम, मोरे भीजा सीता की भीजे चुनरिया लवट के, कि वन में मेरे कौशल्या एक दुस्वप्न देखते हैं, स्वप्न विचार है कि मेरे राम का वन में बरसात में मुकुट भीग रहा है और लखन का दुपट्टा, उसका पटुका भीग रहा है, और इतना तेज पानी गिर रहा है कि सीता का जो सिंदूर है, जो माथे पे, जो उनके भाल पे अलंकृत है, वो भी भीग रहा है, बह रहा है। तो मेरे बच्चे जो भीग करके इस तरह से परेशान हो रहे हैं, वो लौट घर आई हैं, पता नहीं कब लौट के घर आने वाले। और ऐसी ही वेदना में मुझे जीवन। अब इस एक मार्मिक गीत को लेकर विद्या निवास मिश्र का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उद्बोधन का निबंध है मेरे राम का। और ऐसे में वे युवाओं से और इस पूरी परंपरा से वो बात कहते हैं, वो उसे कनेक्ट बनाते हैं और तमाम सारी बात कहते हैं, और कहते हैं कि जिस तरह से त्रेता युग में राम के लौटने की राह देखी जा रही है, ऐसे आज भूले भटके युवाओं का उनके लौटने की, उसकी उनके कुशल क्षेम की राह तकते हुए उनके पेरेंट्स घर में इंतजार, एक समष्टि का व्यष्टि मूलक भाव विद्या निवास जी पैदा करते हैं। आप कभी भी उनसे बात करें, खाने की थाली परोसी हो, उसमें दाल परोसा हो, सब्जी परोसी हो, किसी तरह का व्यंजन परोसा हो, किसी तरह के अचार, खटाई, चटनी परोसी हो,
पंडित जी उसको परंपरा से जोड़ के बात। अगर आप एक धनिया की चटनी भी देख रहे हैं तो पंडित जी उसका पूरा एक सांस्कृतिक अवगाहन करते हैं, कैसे ये रुपाई होती है, कैसे ये उगता है, कैसे फिर वो स्त्रियों के हाथ में जाता है और सिलबट्टे पर पीसा जाता है और उसमें किस तरह का लवण मिलाया जाता है और फिर वो कैसे जीवन में रिश्तों का आस्वाद बढ़ाता है, जीवन की लुनाई बढ़ाता है। मतलब पंडित जी उस सारी चीजों को एक 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 बड़े एक एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसे अलंकार में विसर्जित करते हैं कि आपको छोटी चीज बृहत्तर अर्थों की लगती है। फिर वो भाषा की बात करें, भाषा विज्ञान की बात करें, कविता की बात करें, वो राधा और माधव के प्रणय की बात करें, वो गीत गोविंद और जयदेव की बात करें, वो शंकराचार्य की बात करें, सब जगह उनकी वो लोक दृष्टि, उनका वो विजन स्पष्ट होता है। तो विद्यानिवास जी इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो आपको एक एक अगर उनको एक बड़ा आकाश खड़ा करना है, उनको महाभारत दिखानी है, उनको रामायण दिखानी है, उसकी शुरुआत भी गांव के एक बिल्कुल सामान्य परिवार से जो कहीं बहिष्कृत है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसको कोई गांव के सिवान पर विदा देने वाला नहीं है, वो वहां से जोड़ के वो कनेक्ट बनाते हैं और वहां तक ले जाते हैं। उनकी किताब है राधा माधव रंग, जिसमें उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद की सरस व्याख्या और किस तरीके से कृष्ण जो दामोदर है और किस तरीके से वो रास में अपने को उसमें जोड़ते हैं और राधा को मनाते हैं, उनके माननीय भाव को खत्म करते हैं। तो वहां पर आकर के वो पुरुष को स्त्री के एक बड़े एकाधिकार क्षेत्र में भी और शालीनता से प्रवेश, वो सौंदर्य लहरी की बात करते हैं, वो शंकराचार्य की बात करते हैं, तो वहां भी स्त्री चेतना, स्त्री स्वातंत्र की पैरवी करते हैं। भले ही वो बात भगवती के माध्यम से, भले ही वो बात दुर्गा के माध्यम से, पंडित जी के लेखन में बहुत ज्यादा आधुनिक किस्म की चेतना प्रभावित है। मुझे लगता है कि वो चीज वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी से लेकर के आते हैं, वो चीज वो अपने संस्कृत के स्कॉलर गुरु पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के आते हैं, और काफी कुछ वो चीज वो राहुल सांकृत्यायन से लेते हैं, क्योंकि राहुल जी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोश कार्य किया, उनका साथ दिया, उनके शिष्यत्व को अंगीकार किया और राहुल जी की पूरी जिंदगी को संवारा, उनके साथ काम किया, एक अप्रेंटिस जिसे कहते हैं अप्रेंटिस करना, उस तरह का काम। और जब विद्यानिवास जी का आप लेखन देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कहाँ से ये चीज क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय से मिल रही है, कि ये चीज हमें हजारी प्रसाद से मिल रही है, राहुल सांकृत्यायन से मिल रही है, ये चीज हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिल रही है। वे लोहिया जी के बड़े प्रशंसक और हमेशा समाजवाद की बात लोहिया जी के बाहर, वे जब संस्कृत के स्कॉलर की बात करते हैं, जब वो परंपरा की बात करते हैं, तो वो करपात्री जी महाराज को याद करते हैं। जब वो किसी भी तरीके के उसमें दर्शन और अध्यात्म को देखते हैं तो महर्षि अरविंद को टटोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय संदर्भों में जो स्कॉलर हमें मिले हैं, जिनकी बड़ी वैचारिकी हमको मिली है, विद्यानिवास मिश्र जी सब चीजों को खंगालते हुए अपना मानस, अपनी सामग्री, अपनी वाग्मिता पैदा करते हैं। पंडित जी को समझने के लिए बहुत सारे टूल, बहुत सारे औजार, उनको उस परंपरा में भी देखना होगा। जब वो अज्ञेय से जुड़े, वो उनको भाई जी कहते थे और विद्यानिवास जी और अज्ञेय जी का बहुत संबंध माना जाता है, उनका बहुत साथ दिया परंपरा के लिए। उनके अज्ञेय जी के नेतृत्व में उन्होंने दिनमान में बहुत दिनों तक भाषा संपदा से संबंधित कॉलम लिखे, पर्वों पे कॉलम लिखे, प्रतीकों की बात की। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग उनसे बतियाते थे, मैं उनको बाबूजी कहता था तो अक्सर हंसते थे, कहते तुमका सबका नहीं पता है, तुम लोग बनारस आते हो लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि गंगा का क्या महत्व, या पक्का महाल वो एरिया जहाँ पे पूरा बनारस दिखता है और जहाँ पे बाबा विश्वनाथ मौजूद है, जहाँ पे विशालाक्षी है, उसका अर्थ क्या है। विद्यानिवास जी लेके जाते थे और वो जो सुबह बनारस की बात की जाती है, तो वो जब घुमाते थे तो एक बिल्कुल एक नए ढंग की एक थोड़ा सा कॉस्मिक, थोड़ा सा मिस्टिक, थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा सा सुपर नेचुरल बनारस दिखाई पड़ता। वो वैसा बनारस था जो वासुदेव शरण अग्रवाल की किताबों में, जो डॉक्टर मोतीचंद की किताबों में है, जो डायना एलेक की किताब में है, सिटी ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। तो मैं हमेशा उनको बहुत तन्मयता से सुनता रहता था मैं। और एक एक सबसे मजेदार बात, प्रशंसनीय बात शेयर करना चाहूंगा कि
हम लोग जब विद्या निवास जी के शिष्य थे, मेरी उम्र 18-19 साल 20 साल थी, उस समय उतनी बुद्धि भी नहीं, उस समय उतनी ग्रहण करने की पात्रता नहीं थी जब विद्या निवास जी कोई चीज स्कॉलरली बोलते थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे जब विद्या निवास जी का अवसान हुआ 2005 में, आज 16 साल हो रहे हैं, 16 साल में 10 सालों में ज्यादा मैच्योर हुआ होगा, तो मैं जा जाके उनके लिखे टेक्स्ट को दोबारा से दोहरा, उनके निबंधों को पढ़ता हूँ, उनके इंटरव्यूज को पढ़ता हूँ, उनकी टीकाओं को पढ़ता हूँ। लेकिन जब वो साक्षात उपस्थित और जब वो कोई बात बताते थे, जब वो मैथोलॉजी बताते थे, जब वो सुपर नेचुरल कोई मेटाफिजिक्स बताते, जब वो अध्यात्म या इवन फोक म्यूजिक बताते थे, तब उतना समझ में नहीं आता, तब उतनी पात्रता नहीं थी। तो मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा में ये भी बहुत बड़ा विरोधाभास होता है कि जब गुरु आपको देने की स्थिति में होता है, तब आप लेने के पात्र नहीं होते। और जब आपकी पात्रता बढ़ती है, जब आज की डेट में होते, तो शायद मैं ज्यादा समृद्ध होता, मैं ज्यादा कुछ सीख पाता। लेकिन उस समय जितना सीख पाए, जितना समझ पाए, वो चीज आज भी मेरे साथ काम आ रही। और पंडित जी एक बात सिखाते थे, दो बातें जो मैं जरूर यहाँ पर आपके मन से कहना चाहूंगा। वो कहते थे कि हमेशा अपने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए, अपने ज्ञान को संपूर्ण बनाने के लिए, हमेशा प्राइमरी सोर्सेस के इंफॉर्मेशन, आपने गूगल से निकाल लिया, आपने किसी का कोट किया हुआ रेफरेंस ले लिया, आप किसी किताब से उड़ा लिया, और ओरिजिनल बात आपको नहीं पता है, तो आप कभी भी किसी भी चीज के मर्म को भेद नहीं पाए। अगर आपको मर्म समझना है, मान लीजिए आपको रामकथा समझना है, तो आपको ओरिजिनल भवभूति पढ़ना है, आपको ओरिजिनल वाल्मीकि पढ़ना है, आपको ओरिजिनल कंबन पढ़ना है, ना कि किसी की कमेंट्री पढ़ना है। तो ये चीज मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश की। और खास करके जब साहित्य और संगीत की दुनिया में मैंने काम किया, जब लता जी पे काम किया, गिरजा देवी पे काम किया, तो मैंने कोशिश की कि मैं रियल टेक्स्ट पे जाकर ओरिजिनल सोर्सेस को देखूं, और मैं गूगल और विकिपीडिया में, ये चीज मुझको समृद्ध कर। दूसरी बात वो कहते थे, मैं जैसे कि हर युवा होता है, यशः प्राप्ति होता है, साहित्य में अपना मुकाम बनाना चाहता है, तो मैं बहुत उतावलेपन से उनसे पूछता था, उनसे पूछता था। मेरे दो गुरु और थे, निर्मल वर्मा जी और कुंवर नारायण जी, तो उनके पास जाते। इन तीनों लोगों में एक साम्यता थी, तीनों लोग मुझसे कहते थे कि बेटा, लिटरेचर में या साहित्य में या कलाओं की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा, और कोई बैकडोर एंट्री, हमेशा उसके राजमार्ग पे, उसके पथरीले कटीले राजमार्ग पर सामने से प्रवेश, और सामने से प्रवेश करने के लिए उसके बड़े गुंजलक को तोड़ते हुए, उसके बड़े अहाते में घुसने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी है, आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आपको बहुत जिज्ञासु बनना। और मुझे लगता है कि ये परंपरा, ये चीज विद्या निवास जी राहुल सांकृत्यायन से अर्जित कर, जो खुद अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसा किताब लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि पंडित जी के अंदर जो परंपरा अनुस्यूत है, जो संस्कृति समाई हुई है, जो वैज्ञानिक चेतना है, वो उनके अपने आसपास के गुरुओं, उनके मित्रों से, लोहिया जी से, अंग्रेज जी से मिलती है, उनके कंटेम्प्रेरीज से मिलती है, उनके अपने गुरुओं से मिलती है। और खास करके मैं कहूँगा, उन्होंने करपात्री जी महाराज और अखंडानंद सरस्वती, इन दोनों से दीक्षा ली और पास जाके बैठते थे, सीखते थे, तो उन्होंने भागवत का प्रणय। और जब भागवत पढ़ा, श्रीमद् भागवत पढ़ा, कृष्ण कथा पढ़ी, तो अब विद्या निवास जी की जो सबसे बड़ी मास्टरी मैं मानता हूँ, वो उनका कृष्ण पर दिए गए व्याख्यान है, और कृष्ण कथा से संबंधित उनके निबंध, जो किताबें मुझे याद हैं, उसमें वसुधा यशोदा के नंदन, लागो रंग हरि, फागुन दुईरे दिना, महाभारत का काव्यार्थ, राधा माधव रंग रंगी, और एक दो किताबें और होंगी, नाम भूल रहा हूं। इन सब में विद्या निवास जी कृष्ण को नए नए समीकरणों से, नए नए अर्थों से प्रस्तावित करते हैं। उनकी दो प्रमुख संपादित कृतियां, रहीम ग्रंथावली और स्थान ग्रंथावली, भी इसी बात को उजागर करती है कि कृष्ण को देखने का, कृष्ण प्रिय लेखकों का और उस संप्रदाय को, उस पुष्टि मार्ग को समझने के लिए विद्या निवास ने कितना जतन किया है, और विद्या निवास जी उसको लिखते हुए कितनी नई बातें। मेरा अपना जो थोड़ा बहुत सीमित ज्ञान है, और जो भक्ति मार्ग, जो पुष्टि मार्ग, जो वल्लभ संप्रदाय को समझा है, को समझा है, जो नवधा भक्ति को जाना है, वो सब कुछ विद्या निवास जी की ट्रेनिंग है कि मैं उनके अंडर में रहा, सीख पाया। और आपके मंच से अभी अभी बहुत लोगों को बात करनी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं,
विद्यानिवास जी के ओरिजिनल टेक्स्ट को जरूर पढ़ें, उनके इंटरव्यूज को पढ़ें, उनकी टीकाओं को पढ़ें, और उसमें से फिर भारतीय प्राच्य विद्या, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति काल, इन सब का एक अपना नोट्स बनाए तो आपको वो दृष्टि मिलेगी जो विद्यानिवास जी के पास थी, जो एक कंपोजिट कल्चर की तरफ इशारा करती है, जो उनके अव्यय तत्व की तरफ इशारा करती है, जो आनंद कुमार स्वामी ने, जो खुद विद्यानिवास जी उनके बड़े प्रशंसक रहे, और आनंद कुमार स्वामी पे उन्होंने एक पूरा परसेप्शन ऑफ वेदास टेक्स्ट बाय आनंद कुमार स्वामी किताब की। आनंद कुमार स्वामी की जो एक कहावत थी, जो एक कहते थे कि किसी भी कला में, किसी भी भाषा में, किसी भी मत संप्रदाय में एक्सेल करने के लिए, अपने को ऊपर लाने के लिए सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, आत्मविस्मृति जरूरी है, उसमें खो जाना, डूब जाना। जो डूबा सो जो बूढ़ा सो डूब गया, जो डूबा सो पार वाली होती है, वो विद्यानिवास जी के लेखन से, उनके विचारों से और उनके इर्द गिर्द रहने से बने। पुष्पिता जी भी बहुत सारी आत्मीय बातें आपसे शेयर करेंगी। अगर आप उषा किरण खान को बुलाते तो वो भी अपनी कहानियां बताती, माननीय हसी भी बताती। हर व्यक्ति के जीवन में विद्यानिवास जी की ज्ञान का और उनकी संगति का पानी लगा है, कहीं ना कहीं से वो छू गया है, और इसीलिए वो उस तरह की सोच रखता है। मैं जो थोड़ा बहुत भी लिख पाता हूँ, जो मेरी राइटिंग को कहा जाता है कि आपकी कल्चरल राइटिंग है, और बहुत सारे उसमें वो हैं, परतें हैं, और वो बहुत आह्लादित करती है, वो आस्वाद परक है, तो वो मैंने विद्यानिवास जी से सीखा है। वो एक सहृदय भाव की आलोचना है, और जो एक जो समाज के साथ जो एक सहृदय का नाता है, वो विद्यानिवास जी दीक्षित करते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी भारतीय परंपरा की, भारतीय दृष्टि से बात होगी, हम लोग मैक्स मूलर के ऋग्वेद का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हम हंस बेकर को पढ़ते हैं, हम टिफिन थलर को पढ़ते हैं, लेकिन भारतीय कंटेक्स्ट को जब आप विद्यानिवास मिश्र के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आप कुबेर नाथ राय के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आप वासुदेव शरण अग्रवाल के माध्यम से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल वो तत्व क्या है, वो एलिमेंट क्या है। और वो एलिमेंट जो है, वो उनकी इम्पैथी पर एकाग्र है, समानानुभूति पे। और मुझे लगता है कि ये विद्यानिवास जी ने हमको बहुत बड़ी शक्ति दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मन से मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं इस बात के लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। पंडित जी के साथ मेरा एक लंबा वक्फा बीता है, लेकिन अफसोस से इस बात का है कि जब मुझे थोड़ी सी अकल आई, जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ, तो कुछ बातें बताने के लिए, सीखने के लिए वो हमारे बीच सशरीर मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है मेरे लिए, लेकिन जितना मैं सीख पाया, समझ पाया, उनको गुनता पढ़ता रहता हूँ और उनको याद करता हूँ। बेहद धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी, और यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए अपने व्यस्त जीवन से। और हमारा ये उद्देश्य था आज की पंडित जी जैसे व्यक्ति के विषय में अगर उनके 2 अनुयायी यतीन्द्र जी और पुष्पिता जी बात करें, और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं और नई पीढ़ी के लोग हैं, तो संभवतः एक अलग दृष्टि से हम उन्हें समझ पाएँगे और देख पाएँगे, और जिसमें बखूबी आपने उसी संदर्भ को उठाया कि किस प्रकार से हम आज की पीढ़ी पंडित विद्यानिवास मिश्र जी से सीख सकती है, उनके साहित्य को देखती है और उनके साहित्य से परिचित हो सकती है। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने सभी वातायन के सदस्यों से और आज के श्रोताओं से इस बात के लिए कि आज किसी ने हमारे अकाउंट को हैक कर लिया था। अंतरिपा मेरी मदद कर रही हैं टेक्निकल, और संभवतः वह समस्या अब दूर हो गई होगी। लेकिन हमने लॉक किया है वातायन के इस ज़ूम अकाउंट को इस समय, और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें ही सम्मिलित कर रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो यदि कोई छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा। इसके साथ ही मैं प्रयास कर रहा था एक स्क्रीन शेयर करके विद्यानिवास मिश्र जी को यहाँ पर सम्मिलित करने का, तो संभवतः अब मैं कर सकता हूँ। आइए हम देखते हैं उनके कुछ चित्र। निबंधकार, विचारक, कवि, भारतीय संस्कृत के व्याख्याता, कला मर्मज्ञ, मुक्त यायावर, परंपरावादी पर परम आधुनिक, पद्म भूषण पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ गोरखपुर जिले के धुरकछार पकड़िया गांव में। उच्च शिक्षा पाई इलाहाबाद में। विंध्य की पहाड़ियों से लेकर नवाबों के शहर लखनऊ में रहे। पैरों का बंधा चक्र लेकर गया अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, इंग्लैंड आदि देशों में, लेकिन जब बसना हुआ तो बसे बनारस में। कि गांव में ही मैंने असली शिक्षा पाई। इसका अर्थ यह है कि वाचिक शिक्षा भी पाई, अपनी
अपने बाबा के साथ मैं रहता था, दिन रात रहता था, मेरे पास होता भी था। वे महाभारत रामायण की कहानियां सुनाते थे और भी लोक कथाएं सुनाते थे, पंचतंत्र हितोपदेश की कथाएं सुनाते थे। और इससे ज्यादा उन्होंने शिक्षा दी गांव के चप्पा चप्पा जमीन की और गांव के हर एक आदमी की वंशावली की। तो इससे मैं गांव से और गांव के परिवेश से बचपन में ही बहुत परिचित हो गया और खेती की बारीकियों का जानकार हो गया। और दूसरी शिक्षा हुई स्कूल में। स्कूल में मेरे अध्यापक बड़े कड़े अनुशासन वाले अध्यापक थे। एक तो बाबू जीतबंधन सिंह थे, एक पंडित रामचंद्र तिवारी थे और ये गुंजेश प्रसाद जी थे। गांव के परिवेश का बड़ा गहरा प्रभाव आपकी रचनाओं पर है। गांव आपके भीतर भी जीवित है, गांव आपकी रचनाओं में भी व्यक्त हुआ है। एक तरह से आपका मन भी गांव का मन है। तो गांव की कुछ स्मृतियां। मैं इसे यहाँ पर रोकता हूँ क्योंकि ये एक लंबा साक्षात्कार है और लेकिन साथ में मैं अपने इस श्लोक को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जब लंदन आए थे विद्यानिवास मिश्र जी और उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में अपना वक्तव्य दिया था, थोड़ा सा अंश मैं देखना चाहता हूँ। और ये सौभाग्य है कि इस सत्र का संचालन महेंद्र किशोर वर्मा जी कर रहे थे, वो आज हमारे बीच उपस्थित भी हैं इस मंच पर वातायन। अखबारों में ये चर्चा हुई थी कि यह विश्व हिंदी सम्मेलन जिन प्रश्नों से उलझ रहा है उनमें सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न है हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा, हिंदी की अस्मिता का पुनर्बोध, और इसके साथ ये अपने आप जुड़ा हुआ है। इसके दो प्रश्न हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि दो सत्रों में ये बात की जाए। एक सत्र में भाषा की अस्मिता, भाषा की प्रतिष्ठा और इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान का विचार हो, और इस समाधान की चर्चा के साथ ही साथ क्या मीडिया की भूमिका है, चाहे वो छापे की मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस पर भी चर्चा हो। इसके लिए तेजस्वी वक्ता और हिंदी के संकल्पित धरोहरी श्री नरेंद्र मोहन जी का प्रारंभिक वक्तव्य होगा जो इन मुद्दों को साफ करेंगे। ये थे विद्यानिवास मिश्र जी की वह स्मृतियां जब वे लंदन में थे, इंग्लैंड में थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, और यहाँ अनेक लोग हैं जिन्हें वह सत्र भी याद अवश्य रहे होंगे। इसके साथ अब मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ पुष्पिता अवस्थी जी को, जो हमारी दूसरी वक्ता हैं इस आयोजन की। पुष्पिता जी के विषय में जितना कहा जाए कम है। पुष्पिता जी से हम लोगों के संपर्क और संबंध बहुत पुराने हैं और मेरे तो उसी समय 99 के विश्व हिंदी सम्मेलन से हुए थे। इस समय पुष्पिता जी अपने शिखर पर हैं और आप यहाँ पर हॉलैंड में रहती हैं। आपकी तकरीबन 52 पुस्तकों का लेखन कर चुकी हैं और अभी भी बहुत सी पुस्तकें आपकी हमें आए दिन सुनने में आती हैं कि प्रकाशन में जाने वाली हैं या जा रही हैं, और आप बहुत पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला है भारत के। और इसके साथ हमारी पुष्पिता जी का जो आज इस कार्यक्रम में बुलाने का कारण है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुष्पिता अवस्थी जी ने ये बताया है कि काशी की अस्मिता विश्व में पंडित जी की मनीषा से स्थापित हुई है। और 14 जनवरी को पंडित जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस पर पुष्पिता जी ने एक बहुत लंबा साक्षात्कार लिया था, बातचीत की थी पंडित जी से, जो बातचीत 6 अंकों तक लगातार कला प्रयोजन में प्रकाशित हुई। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ से सांस्कृतिक आलोक से संवाद शीर्षक से वह बातचीत की एक पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। वह हिंदी भाषा में साहित्य और संस्कृति पर ही बातचीत की इकलौती पुस्तक नहीं है, अपितु विश्व में किसी भी भाषा की अकेली पुस्तक है।
इतना बड़ा काम किया है पुष्पिता अवस्थी जी ने पंडित जी के ऊपर, और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निमंत्रित करता हूँ पुष्पिता जी से, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने स्मृतियाँ साझा करें और पंडित जी के विषय में जिस नज़दीकी से आपने उनको समझा और जाना है, हमसे बात करें। पुष्पिता जी, आपका स्वागत है। पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और वातायन का ये 44वां अंक, इसने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं इसमें कुछ में शामिल हुई, कुछ में नहीं। और अभी पंडित जी पर बातचीत करना, उनके साहित्य और संस्कृति के आलोक में उन्हें देखना, ये हम सबका सौभाग्य भी है और पंडित जी को अपने साथ करना है। वो हम लोग के साथ हैं, लेकिन जब तक हम उनकी मनीषा का स्पर्श नहीं करते रहेंगे, उनकी दृष्टि का, तब तक ये संभव नहीं होगा। यतीन्द्र जी ने इतना प्रभावशाली और शोधपूर्ण वक्तव्य दिया, जो इस बात का परिचायक है कि पंडित जी की मनीषा, उनका लगाव साहित्य, संस्कृति, भाषा, लोक संस्कृति से जो रहा है, वो किस तरह से यतीन्द्र जी के मन, मानस और चेतना में अनुस्यूत है, गुथा हुआ है, पिरोया हुआ है। और यतीन्द्र जी को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि जब पंडित जी युवा रहे होंगे तो वो ऐसे ही अपनी बात रखते होंगे और ऐसे ही अपने संस्मरणों को जोड़ते होंगे, क्योंकि पंडित जी को हमने इस 260 पेज की बातचीत के दौरान, जब मैं सवाल रखती थी और वो जब साहित्य, संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए सवालों का उत्तर देते थे, तो इसी मुद्रा में, इसी लय में, इसी टोन में, जैसा कि यतीन्द्र जी ने अभी आपके सामने अपनी बातें रखी। तो मुझे लगता है कि पद्मेश जी, कभी कभार हम लोग यतीन्द्र जी को इसलिए भी सुने कि साहित्य, भाषा और संस्कृति की जो समझ आज आधुनिक परिवेश में होनी चाहिए, उसके लिए कहाँ से समझ ली जा सकती है, किस ज्ञान की किस गंगा में गोता लगाने की जरूरत है और उस जल को अपने मानस की अंजलि में लेना है, जो कि हृदय की स्याही बन सके और जिसे लिखा जा सके। यतीन्द्र जी को सुनते हुए इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पद्मेश जी से और वातायन के आयोजकों से और दिव्या माथुर जी से, मीरा जी से और इन लोग से अनुरोध है कि अगर ये व्याख्यान कला, संस्कृति, साहित्य, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, इन भाषा के शोधार्थी अगर सुनते होते तो इसका बहुत लाभ उन्हें मिलता। इन बातों को मैंने इसलिए कहा कि मैं पंडित जी के व्यक्तित्व की उन विशिष्टताओं को बताऊंगी, लेकिन उनके साहित्यिक कृतित्व के जिस रूप का अन्वेषण करते हुए यतीन्द्र जी ने बताया, पर वो अर्जित कैसे हुआ और वो किस तरह से एक सरल धरोहर के रूप में उनके पास रहा, जिसे वो बांटते रहे। मुझे हमेशा ये लगा है कि पंडित जी वो पारस रहे हैं कि जो भी उनके प्रभाव में आता था वो प्रभावित होता था, उसे वो कोई काम सौंप देते। जैसा शुरू में पद्मेश जी ने बताया कि वो किसमें क्या पात्रता है, वो उससे 2-3 वाक्य सुनते थे और उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उसे बता देते थे। वो चाहे साहित्य की जिज्ञासा लेकर व्यक्ति आए, चाहे भाषा की जिज्ञासा लेके आए, चाहे प्रशासनिक जिज्ञासा लेकर आए। और मेरी उस बातचीत के दौरान, वो बातचीत 260 पेज की है तो कल्पना की जा सकती है, पहले तो एक ही बातचीत आनी थी, लेकिन उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि संपादक जी ने मुझसे कहा कि आप अगर कर सकें, साध सकें, क्योंकि पंडित जी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो दूसरी किश्त भी हम देना चाहेंगे। और इस तरह से एक किश्त बढ़ती चली गई। इस क्रम में हमने पंडित जी के पूरे साहित्य को पढ़ा
उस समय 100 से अधिक उनकी किताबें थी। और उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि संस्कृत और हिंदी भाषा के साहित्य की पढ़ाई से मेरे मानस का अंतस नहीं बना है, बल्कि अब जो वो बना है वो पंडित जी के उस साक्षात्कार के दौरान उनकी पढ़ी हुई किताबों और उन किताबों से को पढ़ते हुए मेरे मन में जो साहित्य और संस्कृति, लोक संस्कृति, कला को लेकर सवाल पैदा होते थे, उसके जो जवाब हमको मिले वो जवाब उन किताबों में हैं। और उसने हमारा बहुत गहरे अर्थों में मानसिक संस्कार किया है। विश्व को देखने की दृष्टि, भारतीय संस्कृति को देखने की दृष्टि और भारतीय संस्कृति को अपनाने के जो तरीके हो सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि हमेशा गांव की ओर हमें जाना चाहिए। पंडित जी बहुत यात्राएं करते थे, बनारस बहुत कम आते थे तो 2 या 3 दिन के लिए, और जब हम जाते थे तो उनका कमरा पूरा भरा रहता था। कम से कम 7-8 लोग, 10 लोग रहते थे, और हर व्यक्ति बिना खाए और पिए नहीं जाता था। सुबह आता था तो उसे प्रसाद मिलता था जो पंडित जी को पूजा से तैयार हुआ है। शाम को नाश्ता, यानी खाए पिए बगैर वो नहीं जाता था। और गांव से बनारस में गंगा नहान के समय गांव से जो लोग आते थे, गोरखपुर से लेके बनारस तक के बीच के, देवरिया, बस्ती, इन सब जगहों के, उन सब लोगों के नाम उन्हें नाम से वो पहचानते थे। और इतना ही नहीं, उनके घर में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, परिवार के जो और लोग हैं, उनका नाम लेके पूछते थे कि वो कैसी है, उस भवानी का क्या हाल है, बिटिया के लिए पूछते थे। और ये जो भवानी कहना है, ये कितनी अंतरंगता बताता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे इतना कम समय साक्षात्कार के लिए मिलता था, तो गांव के उन लोगों को कितना कम समय, कितना कम सानिध्य पंडित जी का मिलता होगा, लेकिन उनका ये अनुराग कि वो गंगा जी के तट पर अगर दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं तो वो लौटते समय पंडित जी के घर उनके दर्शन करने के ही वापस लौटेंगे। और ये भी एक बहुत बड़े संयोग की बात थी कि जब भी कोई गंगा नहान पड़ता था तो पंडित जी काशी में होते थे। और अब मुझे ये लगता है कि शायद इसलिए भी कि अपने उन सभी मित्रों से वो मिल सकें, गांव के लोगों से। वो गांव नहीं जा सकते, लेकिन गांव के सभी लोग आते हैं तो उनसे मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ जब कुंभ का मेला लगता था, उस कुंभ की जगह पे पंडित जी अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद वहां कैंप में जितने समय तक कुंभ रहता था वो वहां वास करते थे। और वहां भी मिलने वाले लोगों का वैसा ही क्रम लगा रहता था। और वहां वो भागवत की कथा सुनते थे। और ये तो सारी, वो राजनीतिज्ञ थे, वो साहित्यविद थे, वो लोक संस्कृति जनक थे, गांव से जुड़े हुए थे, इतने विश्व के महत्वपूर्ण साहित्यकारों से और भाषाविद लोगों से उनका संबंध था, संपर्क था। लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के लिए और उस संस्कृति के निर्वाह के लिए उनके पास जीवन में पर्याप्त समय था। अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद वो सुबह का पूजन और रात्रि की उपासना नहीं छोड़ते थे। तो सुबह का जो उनकी आराधना का समय होता था 9-10 बजे के आसपास, तो जब अवकाश का रविवार का दिन हो और मैं वो पहुंच जाती थी और पंडित जी पूजा में रहते थे। पूजा से निकलने के बाद वो 15-20 लोग बैठे रहते थे और मैं प्रतीक्षा करती थी कब इनके काम खत्म हो तो मेरी बारी आए। तो एक दिन जब सब लोग चले गए तो मैंने पंडित जी से पूछा, आप लोग मेरी ये शैतानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिज्ञासा थी। हमने कहा पंडित जी आपको तो जीवन में सब कुछ हासिल है, आप इतनी देर तक पूजा क्यों करते हैं? पद्मेश जी को जरूर हंसी आएगी ये सुनकर। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अपनी पूजा में ईश्वर से कुछ मांगता नहीं। क्योंकि, तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि हम लोग वही ईश्वर से याचना करेंगे जितना हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उसके पास उस देने के लिए, आपके व्यक्तित्व के अनुसार उसके पास देने के लिए इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ
शांत चित्त से ईश्वर की आराधना करता हूं। और तब से पंडित जी ने मुझे ईश्वर की आराधना करने का एक रास्ता दिखा दिया और जीवन के प्रति एक निश्चिंतता पैदा कर दी कि आप काम सिर्फ करते रहिए। वो गीता का जो दर्शन है उसको उन्होंने कितने सहज ढंग से बताया, इसलिए मुझे लगा कि इस बात को हमें अवश्य इस बातचीत के दौरान बताना चाहिए, जो कि बहुत ही व्यक्तिगत हो सकती है लेकिन ये सार्वजनिक ज्ञान की से जुड़ी हुई बात है। दूसरे, जून का महीना था और पंडित जी की से मैं बातचीत करने के लिए मैंने सोचा कि गर्मी का दिन तो मैं 10-11 बजे पहुंच गई। जब दोपहर में एक दिन मैं पहुंची तो देखा, कॉल बेल दबाई तो एक बच्चे ने आकर दरवाजा खोला और देखा कि 8-9 बच्चे, इस समय कोई साहित्यकार नहीं, लेखक नहीं, प्रशासनिक व्यक्ति नहीं, 8-10 बच्चों से पंडित जी घिरे हुए हैं और बीच में टेलीफोन रखा हुआ है। तो हमारी ओर देखा, तुमने कहा पंडित जी इन लोग के साथ? कहा कि देखो ये छुट्टी का जून का महीना, इन सब बच्चों की छुट्टियां हैं और इन सब बच्चों ने मेरे घर का नंबर अपने दोस्तों को दे रखा है क्योंकि इनके घर में इतनी देर तक बातचीत करने की अनुमति नहीं है। और सब बच्चे वहां से, इनके दोस्तों के यहाँ से फोन आए तो पंडित जी ने कहा कि मैं इस समय टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर रहा हूं और अपने आए हुए जो ये सारे बच्चे हैं इनसे मैं इनके दोस्तों की बात करवा रहा हूं। ये पंडित जी की सरलता, इतना कम बनारस में रहते थे बावजूद उसके पड़ोस के सारे बच्चे उन पर इतना विश्वास करते थे। तो उसी क्रम में मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी आपको बच्चों से इतना लगाव है, पर मुझे ये भी बताइए कि जीवन में सबसे बेहतर उम्र कौन सी होती है? आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि सारे उम्र की आपको अनुभूतियां होंगी। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा सबसे बेहतर उम्र जो मैं जी रहा हूं वो है बुढ़ापा। शरीर स्वस्थ रहे, उसको स्वस्थ रखा जाए तो बुढ़ापे से बेहतर कोई उम्र नहीं, क्योंकि आपको सबका सम्मान मिलेगा। वो चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे पुरुष हों, सब आप पर विश्वास करेंगे और सब आपसे प्रेम करेंगे। अब धीरे धीरे जब हम लोग की भी उम्र बढ़ रही है तो उनका ये कहा विश्वास बनता जा रहा है। काम करने का उत्साह और लगन, जैसे 1 मिनट में को 2 मिनट में बदल दिया जाए, 1 मिनट में 2 मिनट की ताकत आ जाए, उस तरह से पंडित जी के पास लोग बैठे रहते थे। कुछ लोगों को समय लगता था अपनी बात कहने में। जब वो चले जाते थे तो उनके पास 2 लोग आते थे, जो कि पत्रों का एक उत्तर लिखने के लिए आता था और दूसरा व्यक्ति आता था जिसे पंडित जी डिक्टेशन देते थे साहित्य अमृत का संपादकीय लिखने के लिए या किसी पत्रिका में लेख लिखने के लिए। और जितने उनके पत्र आते थे उन पत्रों के जवाब वो डिक्टेशन देके लिखवाते थे। तो वो दोनों भी बैठे रहते हैं, तो तीसरे हम होते थे जिसको कि उनसे बातचीत करनी है। तो बीच में वो कुछ पत्रों का उत्तर दे देते थे, एक आध लेख का डिक्टेशन दे देते थे, बीच में हमारे 1-2 सवालों का जवाब देते थे, जिसे सुनने के बाद फिर हम विस्तार से उसको लिखते थे वहीं बैठकर। ये वहां उनकी, जब काशी में आते थे तो उनकी व्यस्तता थी। दोपहर में वो थोड़ी देर आराम करते थे और पंडित जी के का एक जो अटैची है वो तैयार रहती थी उनकी तखत के नीचे, जिस पर वो सोते थे उसके नीचे वो रखी रहती थी। और दूसरी जो है, जो यात्रा करके आए हैं वो, माने एक साथ 2 तैयार होती थी। तो एक बार यात्रा के क्रम में जा रहे थे और मैं उस समय पहुंची, तो उस समय उन्होंने सामान कुछ खोल के रखने के बाद
कहने लगे कि अब ये सब हमें भी देखना पड़ता है बीच बीच में। लेकिन जब भाई जी थे, माने अज्ञे जी, जब अज्ञे जी थे तो वो इतनी अच्छी पैकिंग करते थे। उनके कहा विदेश जाने के लिए तो छोटा रहे उसमें सामान सब आ जाए, कहते हैं कि भाई जी जैसा मैंने अटैची पैकर नहीं देखा। तो अब मैं जब यात्राएं करती हूँ और वो करना पड़ता है तो मुझे पंडित जी की उस समय वो कही हुई बात याद आती है। दूसरे, जब उन्होंने ये बात कही तो इसी क्रम में मैंने उनसे पूछा कि आपकी ये जो सारी की सारी यात्राएं हैं, उन यात्रा उस और उनका जो सामान घर में जो जरूरी कागज या रहते थे उसकी चाबी वो जनेऊ में रहती थी, तो जो अपने घर में उनके यहाँ जो काम करते थे उसको वो दे के जाते थे, क्योंकि वो संभाल कर रखता था। और जब जाते थे तो वो इस तरह से बिलख कर रोता था कि मुझे महादेवी वर्मा के जो घीसू है इस तरह के चरित्र याद आते थे कि पंडित जी का उसके साथ, और वो ज्यादा बड़ा नहीं, उम्र उसकी नहीं थी, मुश्किल से 13-14 साल का वो बालक था। लेकिन जो मासूमियत उसके पास थी, उस मासूमियत के साथ पंडित जी का जो रिश्ता था वो दिख जाता था और दिखता था। इसी के साथ साथ पंडित जी ने उस समय बहुत राजनीतिक जो विचारधाराएं थी उनको भी बहुत पूरी कहा जाए कि मर्यादा के साथ संभाला। कम्युनिस्ट विचारक नामवर जी और ये सारे लोग, तो जब एक बार कबीर पर संगोष्ठी थी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वो फोन से दिल्ली से मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा इस समय किस आयोजन का? तो उन्होंने कहा कि कबीर पर गोष्ठी हो रही है और इन लोगों ने हमें बुलाया है। और कबीर की संगोष्ठी में पंडित जी वहां पहुंचे। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब बनारस में कॉन्फ्रेंस होती थी तो जब हम उनके घर पहुंच जाते थे, फिर कार में उनके साथ जाते थे और अपने सवाल हम कार में उनसे कहते थे और वो जवाब उसमें बताते थे। तो जब गोष्ठी होती थी तब वो सुने हुए जवाब में लिख लेती थी। और इस तरह से वो पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो तैयार हुआ और इसमें इतनी दिशाएं और इतना ज्ञान मिला। यतीन्द्र जी के जब ये अयोध्या जाते थे पंडित जी, तो वो भी मुझे पता रहता था, क्योंकि जब वो आएंगे तभी हम अपॉइंटमेंट बनाएंगे लिखने के लिए। और यतीन्द्र जी के वो बड़े प्रशंसक थे। ये बात हमने यतीन्द्र जी को अब तक नहीं बताई और कहा कि इतनी कम उम्र में इतना संस्कारी बालक हमने अब तक नहीं देखा। और पंडित जी अगर होते तो आज यतीन्द्र जी की कीर्ति से और पद्मेश जी और हम लोग जो लगे हुए हैं वो कितने प्रसन्न होते। पर हम लोग तो देखिए भारतीय संस्कृति के वो है और ये मान के चलते हैं कि पंडित जी गए नहीं हैं हम सबके बीच। शब्दों में जो ब्रह्मत्व है उस ब्रह्मत्व में पंडित जी समाये हुए हैं। उनकी किसी भी निबंध को पढ़ लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि विद्यानिवास जी को सुना जा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में बनारस में थी तो अध्यक्ष थे, उस बीच में जो वहां उनके सामने कागज रखा था उस कागज की उन्होंने नाव बनाई, बना रहे थे बच्चों की तरह, सुन भी रहे थे। अपना अध्यक्षीय भाषण देने के बाद जब जलपान के लिए उनको अलग वीआईपी कमरे में ले जाया गया तो उन्होंने किसी से संदेश भिजवाया कि पुष्पिता बाहर होकर उसको बुला दो, वो भी नाश्ता कर ले। तो मैं भी भीतर चली गई। तो उन्होंने अपनी जेब से वो नाव, कागज की नाव निकाली और हमें दी। और वो कागज की नाव अभी भी मेरे पास है। और उन्होंने कहा ये नाव संभाल कर रखना। ये नाव संभाल कर रखना में इतना गहरा अर्थ था कि अभी भी वो दिखाई देता है। जब अज्ञे जी की बात चली तो उन्होंने मुझसे अपना कुर्ता दिखाते कहा कि देखो
जब भाई जी थे तो हमारे कुर्ते वही सिलते थे, और उनके चले जाने के बाद ये भी एक संकट हो गया है। अब कुर्ते का नाप देना पड़ता है, वो सिलता भी नहीं हो, कहाँ से कपड़ा भी पसंद करे, ये सब दुकान जाने की हमें आदत नहीं। उसके बाद ये दायित्व तो हमने ले लिया, और पंडित जी के पसंद के कुर्ते, कपड़े खादी के कपड़े में चुनती थी और मैं खुद सिल के उनके लिए तैयार करती थी। अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें नाव पर जो वो कुर्ता पहने बैठे हुए थे, मुझे देख करके वो याद आ गया, इसलिए मैं इसका मैं स्मरण कर रही हूँ, जबकि बहुत व्यक्तिगत बात है। उसी तरह पंडित जी के पाँव में जब बहुत दर्द हुआ तो लोग अपनी बहुत सी बातें बताते थे कि ऐसा कीजिए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कीजिए तो ठीक है। तो कहते हैं कि देखो पुष्पिता, हमने एक यहाँ कॉपी रख दी है, सबसे मैं कहता हूं यहाँ तुम अपनी जितनी भी तुम्हें समझ में आती वो लिख दो, और रखा रहता है। हमने अजवाइन और मेथी और ये लहसुन डाल करके सरसों का तेल में वो बनाया, और हमने कहा पंडित जी हम लगा दें आपको, तो कहा कि नहीं, मैं बेटियों से पैर नहीं छुआता हूँ। तो मैंने कहा कि हम तो छूते हैं जब आते हैं, तो कहा कि आशीर्वाद के लिए ठीक है, लेकिन सेवा के लिए उस तरह से नहीं। ये संस्कार थे पंडित जी के। तो पंडित जी के साहित्य ने, उनकी बातचीत ने, उनको जो हमने निकट से देखा और सीखा, इस सब ने हमें बहुत ही शक्ति दी। और इसीलिए जब मैं सूरीनाम गई, सूरीनाम जाने पर हर तीज त्योहार पर उनका फोन आता था। आज एकादशी है तो आज अमावस्या है, तो आज ये है, आज ये पर्व है। कुछ भी घटित होता था राजनीतिक रूप से या इस रूप में, तो वो उसे भी बताते थे। वहां मैंने 3 संस्थाएं बनाई थी साहित्य की। एक थी शब्द मित्र संस्था, जिससे कि एक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, तो साहित्य मित्र। दूसरी संस्था बनाई जिसका नाम रखा विद्या निवास साहित्य और संस्कृति संस्थान, साहित्य संस्कृति सूरीनाम संस्थान। तो उस संस्था में जो, क्योंकि भारत के सूरीनाम देश के लोगों को भारतीय हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के और उनके संस्कारों से परिचित करा सकें, इसलिए उस संस्था का गठन किया। ये भी उनको जब बताया तो बहुत खुश हुए, और विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान आए, और वो हमारे अतिथि थे, मेरे घर में रहे जहां मैं रहती थी, क्योंकि खाने पीने और उन सब का वो कांच के बर्तन में नहीं खाते थे, और बाकी होटल में भी कभी वो टिकते नहीं थे। तो जब विदेश राज्य मंत्री जी जो वहां देख रहे थे, दिग्विजय सिंह जी व्यवस्था, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके पंडित जी से पूछा कि आपका आतिथ्य तो पुष्पिता जी ठीक से कर रही हैं। तो बड़े ही मुस्कुराते हुए लाठी लेके चलते थे, उस पर अपनी दोनों हथेलियां टिका के दिग्विजय जी को देखते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुष्पिता होस्ट है या मैं होस्ट हूं उनका। इसमें उनकी जो विनम्रता और आत्मीयता थी वो वंदनीय है। ये पद्मेश जी ने ये आयोजन किया, उनकी याद से जिस तरह से मन भर आया है, उनका जाना दुख देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आभार। बहुत बहुत आभार पुष्पिता जी। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन उत्सव होता है, और हमें दुख तो अवश्य होता है उनके जाने का, लेकिन उनके साहित्य और उनके कार्यों से हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उनके जीवन को एक उत्सव के रूप में देखते हैं और मनाते हैं। बहुत बहुत आभार यतीन्द्र जी, आपका भी और पुष्पिता जी का भी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे यहाँ इंग्लैंड में भारतीय मूल के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी। मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र जी से कि आप मंच पर आएं और कुछ शब्द आज के कार्यक्रम के विषय में बोले। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज पहले मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सुनने आया हूं, आज मैं जरूर बोलना चाहता था। दोनों को, प्रोफेसर अवस्थी जी को और जितेंद्र जी को सुनने के बाद मैं और भी
अपने आप में महसूस किया कि मेरा आज यहाँ आना बहुत जरूरी था। पहली एक बात मैं बता दूं कि आज सुबह तक मुझे आज के इस इवेंट का इनविटेशन नहीं था, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने दिव्या जी से मैसेज भेजकर पूछा कि क्या आज कोई इवेंट नहीं है। बतायन के ये जो हफ्तावारी आपके इवेंट्स हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और जिस ढंग से मैं महसूस करता हूँ तो मैं मिस करता था। तो फिर दिव्या जी ने जब मुझे लिंक भेजा तो मैं आपके साथ जुड़ा। दोनों को सुनने के बाद कैसी जिंदगी होनी चाहिए इंसान की, हमारी संस्कृति क्या है, कैसा जीवन होना चाहिए, जिस ढंग से इन्होंने पंडित जी की जो लाइफ थी हमारे सामने पेश की, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे जैसे एक मामूली शख्स को भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत अच्छा लगा। पंडित जी की जिंदगी, सिंपलिसिटी उसमें, लेकिन उसमें बहुत ही अर्थपूर्वक जो समाज के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उसमें एक इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में मिला इनको सुनने के बाद ये एक जिंदगी का पछतावा हो सकता है कि काश मैं उनसे मिला होता, उनके साथ मैंने भी बातें की होती, उनसे मैंने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कुछ सीखा होता तो कैसा होता। मैं इन दोनों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं पंडित जी की जो राइटिंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं लेकर पढ़ूं और उससे शिक्षा ग्रहण करूं। एक बार फिर बतायन का बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मेश जी आपका, दिव्या जी का बहुत बहुत, जो मुझे हर हफ्ते जे साथ में जुड़ने का मौका देते हैं और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को सुनने का मौका मुझे मिला, जो शायद मैं कोविड का भी धन्यवाद करता हूँ इससे। शायद अगर वैसे होते तो इतनी देर और शायद ना जुड़े रहते, लेकिन आपका जो बतायन ने हमें, मेरे जैसे लोगों को सुनने का और आगे के लिए अच्छी जिंदगी समाज के लिए और अपने लिए भी बताने का जो मौका देते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आप दोनों प्रोफेसर अवस्थी जी का एंड जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आप मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वातायन आपका परिवार है और हर सप्ताह हम 3 बजे उसी जूम लिंक पर मिलते हैं, कोई ना कोई नए लेखकों साहित्यकारों से जुड़ते हैं। तो आप और आपका रहना, ऐसा लगता है कि हमें संरक्षण मिल रहा है हमारे आयोजनों को। तो बहुत बहुत आभार वीरेंद्र जी आपका भी। और ऐसे कार्यक्रमों की के आयोजन की हमारा कारण यही रहता है कि हम ऐसे जीवनों को याद करें, उनको स्मरण करें और उनके जीवन से हमको सीखें, जिसके लिए आज पुष्पिता जी और हितेंद्र जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साथ बहुत साथ रहकर काम किया है और अपने स्मृति को साझा करके हमें अवसर दिया कि हम पंडित जी को और नज़दीक से जान सके। बहुत बहुत आभार। और इन शब्दों के साथ अब मैं निमंत्रित करता हूँ मीरा मिश्रा कौशिक जी को कि आप मंच पर आएं और वातायन की अध्यक्षा हैं और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मीरा जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट हैं मीरा जी।
मीरा जी आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगले सप्ताह 3 बजे इसी ज़ूम लिंक पर हम मिलेंगे कार्यक्रम में, जिसमें चित्रा देसाई जी के साथ संवाद करेंगी भावना शेखर जी। वो भी अपने आप में एक बड़ा सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबका की प्रतीक्षा रहेगी। मीरा जी आप। जी पद्मेश जी बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुष्पिता अवस्थी जी, प्रिय यतीन्द्र जी जो कि शायद अब हमारे साथ नहीं है इस कार्यक्रम में आज, वीरेंद्र शर्मा जी, पांडे जी, आईपी पांडे जी, महेंद्र वर्मा जी, शैल जी और देश विदेश से पधारे सुधीजन, और साथ में हैकर जी भी जो थे और अब हटा दिए गए। बड़ा अद्भुत आज का अनुभव था। हम इतने महत्वपूर्ण हो गए कि हैकर्स भी अब आने लगे हैं, लेकिन उनके कारण कई लोग और नहीं आ पाए आज। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आज विद्या निवास जी की स्मृति में इस कार्यक्रम में आने से पूर्व मुझे 1978 के उस आयोजन की स्मृति हो आई, जब विद्या निवास जी साउथ दिल्ली कैंपस में नव जागरण और हिंदी साहित्य पर विजय देव नारायण शाही, पूर्ण चंद जोशी के साथ पधारे थे। उस वक्त मेरे विचार से यतीन्द्र जी शायद 1 साल के ही रहे होंगे, और उसके बाद कभी नवभारत टाइम्स और कभी वात्सायन जी के घर पर और फिर वत्सल निधि ट्रस्ट पर विद्या निवास जी से हमारी साहित्यिक वैचारिक संपदा का अक्सर साक्षात्कार होता रहा। वे एक मेरे लिए तो एक वो बड़े बूढ़ पुरानी लेकिन ऋषितुल्य, लेकिन सदा नवीनता लिए हुए एक विचारक थे, जिसमें वे पुरातन से अद्यतन और अद्यतन से पुरातन की बौद्धिक यात्रा कराते रहे। आज मिश्र जी के बहुआयामी संसार का दर्शन, उनकी प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, उनकी रचनात्मकता और भाषा की उर्वर सृजनात्मकता का साक्षात्कार हुआ। और निस्संदेह मेरे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था आज का। यतीन्द्र जी अपनी आत्मीय, संवेदनशील, शोधपूर्ण शैली में विद्या निवास जी के विषय में उन्होंने जो भी स्मृतियां बांटी, ये उनके गंभीर अध्ययन की सूचक थी। उनका गुनना, उनका मनना हमें प्रेरित करता रहा। उनकी जानकारी के कैनवस पर वासुदेव शरण अग्रवाल, आनंद कुमार स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, लोहिया जी, सब उस कैनवस को समृद्ध किए हुए हैं। उनकी लगन, उनका काम उन्हें जन्म से ही नहीं, साहित्य, संस्कृति और कला का राजकुमार भी बनाकर स्थापित करता है। पुष्पिता जी ने तो उन्हें विद्या निवास जी की युवावस्था से ही जोड़ दिया। गुरु शिष्य के लेन देन का मर्म आज समझाते हुए उन्होंने समन्वय, सौहार्द की संस्कृति के राजमार्ग पर चलने का जो निर्भीक विवरण दिया, वह उनके शब्दों और उनकी स्मृतियों को का ऐसा चित्र बनाता है जिससे हम अभिभूत और चमत्कृत हैं। और पुष्पिता जी, आपका संवाद, आपकी मनीषा का स्पर्श, हृदय की साही से रचित आपकी आज की प्रस्तुति अभूतपूर्व थी। आप निस्संदेह आचार्य और प्रकांड विदुषी हैं। आपका मानसिक संस्कार और दृष्टि आज के समय में अति विशेष है। पुष्पिता जी के संस्मरण विद्या निवास जी की 100 पुस्तकों के सार बन एक सीप में भरी मोती की तरह हमारे सामने खुले। आपकी स्मृतियां हमारी पीढ़ी की धरोहर हैं। उसकी दिशाएं और ज्ञान का भंडार निस्संदेह उस कागज की नाव जैसे है जो हमें संभाल के रखनी है। आज आप सबको अंत में दिव्या जी और मेरी तरफ से और वातायन के सदस्यों की तरफ से धन्यवाद। अगले सप्ताह आप फिर हमारे साथ जुड़े। और अंत में पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। क्षमा कीजिएगा मीरा जी, आपके धन्यवाद ज्ञापन के दौरान मेरी निगाह पड़ी है, हमारे साथ प्रोफेसर इंदु प्रकाश पांडे जी भी आज उपस्थित हैं। क्योंकि उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, इसलिए मैं पहले उन्हें पहचान नहीं पाया। तो मैं इस कार्यक्रम को अभी समापन नहीं करता हूँ, थोड़ा सा इसमें फेरबदल करते हुए मैं निश्चित रूप से आग्रह करूंगा, स्वागत करूंगा प्रोफेसर पांडे साहब का कि आप कुछ विशेष टिप्पणी अवश्य दें। और आप सब
जानकारी के लिए अभी अभी हमारे साथ राहुल देव जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए पांडे जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। जी आप म्यूट हैं अभी, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है पांडे जी। पांडे जी आपको अनम्यूट करना है। जी हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, बोलिए। तो देखिए, क्या आवाज आ रही है पांडे जी, स्वागत है आपका। हाँ, तो विद्या निवास तो मुझसे 6 महीने छोटे थे। वो जनवरी और 1925 में पैदा हुए थे और मैं अगस्त 1924 में पैदा हुआ, 4 अगस्त। तो मुझसे वो छोटे थे, वो कुछ मानते भी थे उस तरह से, लेकिन हमारा संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि हम ज़्यादा 55 साल 60 साल से तो हम जर्मनी, अमेरिका, बुखारेस्ट कहाँ कहाँ रहे। तो मुलाकात उनसे होती रही यथागत, तब कभी कभी। तो हमारा उनका संबंध बहुत गहरा था, इस वजह से कि मैं लोक साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने अवधि लोक साहित्य पर 3 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। वे ग्रंथावली के नाम से अब प्रकाशित हो गई है, तो कहानियाँ भी हैं, सभी कुछ है। तो उससे वो बहुत प्रभावित थे, तो वो हमसे मिलना चाहते थे। तो हमें आगरे में वो थे मुंशी जी के यहाँ, मुंशी पाठशाला में, मुंशी के मुंशी इंस्टीट्यूट। तो वहाँ मैं उनसे मिला और उनसे मिलकर काफ़ी विस्तार में बातें हुई। उन्होंने विद्याबिंदु सिंह को बुलाया और उन्होंने कहा, देखो ये इनकी किताब है अवधि लोकगीत और परंपरा, ये देखो, इसके आधार पर सोच करके फिर तुम अपना कुछ लोक साहित्य पर काम करो तो वो अच्छा होगा। तो विद्याबिंदु सिंह ने उस क्षेत्र से वहाँ सबसे काम शुरू किया। मेरा ख्याल है 1965 रहा होगा वो सब। तो इतना अरसा बीत गया, तो मैं तो यहाँ था जर्मनी में या अमेरिका में, और पंडित जी यहाँ आने लगे 1967-68। तो सबसे पहले यहाँ पर 68 में वो आए। तो अब उनकी कठिनाइयाँ हैं, उनके विस्तार में क्या जाना, क्योंकि उनके खान पान की जो कठिनाइयाँ हैं वो बहुत कुछ दूसरे साधारण आदमी के लिए भयंकर हैं। तो भयंकर के मतलब यह है कि अब उनको 3 दिन अगर रखें तो उनको क्या खिलाएं पिलाएं। केला खाएंगे, दही खाएंगे, आलू उबले हुए आलू खाएंगे, कॉफ़ी पिएंगे और कुछ नहीं। जब 3 दिन हो गए, एक बार ऐसा हुआ 3 दिन हो गए, तो मैंने कहा ये ब्राह्मण ये हमारे घर में रहेगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा पंडित जी कुछ तो आप बना लीजिए, रसोई है आपकी। लेकिन वो मैं जानता था कि वो उस रसोई में म्लेच्छ पत्नी मेरी है, तो उसमें वो प्रवेश करके वहाँ पर अपना खाना वो बनाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो वो अपना खाना भी नहीं वो बनाते थे वही। तो मैंने सोचा कुछ, तो मेरे पास कुछ सिंघाड़े का आटा रखा हुआ था। मेरा बेटा जो है सिंघाड़े के आटे की कढ़ी बहुत पसंद करता था, तो इसलिए मैं कभी ले आया था। मैंने कहा पंडित जी अगर मैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाऊं और आलू जीरे के साथ छौंक लगा करके उसको तल करके आपको खिलाऊं तो आप खाएंगे? हाँ ठीक है। तो मैंने उनको खिलाया। अब ये 9 या 10 पूड़ियाँ और वो भूखा ब्राह्मण जो है एक दिन में ही खा गया उसी वक्त बिकना। तो मैंने कहा कि ये कैसे चलेगा। वात्स्यायन जी ने कहा कि ये चलता नहीं, बहुत मुश्किल है। इनके लिए लड्डू बांध के दिए गए थे, तो लड्डू वहाँ पर कहीं पर फैला था, तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कहीं पर भूल गए, बिसर गए। अब क्या हो, वात्स्यायन जी का बताया हुआ किस्सा है। तो वो उसी वक्त उन्होंने अपने टिकट वापसी की कटाई और हिंदुस्तान वापस चले आए, दिल्ली वापस आ गए।
तो ये बाधाएं हैं उनके साथ थी हमेशा। तो बहुत कष्ट होता था उनको घर में रखने में, क्योंकि वो खान पान के मामले में बहुत मुश्किल थे। वो स्वयं पाकी थे, लेकिन फिर भी यहाँ गए। इसी तरह से बुखारस में भी वो पहुंचे, तो वहाँ भी कुछ मैंने कहा बना लो। वो बना ले तो क्या हो, वो तो रसोई तो वहाँ म्लेच्छों की है। अब मैं भी शाकाहारी हूँ। मैंने उनसे कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं कानकुज ब्राह्मण हूँ, तुम सर्वोपरि हो, लेकिन तुम पाक, ये जो तुम्हारा एक विशेषण है तुम्हारे साथ, ये तुमको बहुत कष्ट में लगता है। कहने लगे यही हमारा निश्चय है और यही चलेगा, इसको नहीं बदलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ लोगों को कष्ट में भी सुख मिलता है, मैसोकिस्टिक होते हैं, तो अच्छा है, तो आप मत खाइए। बहरहाल वो तो बात अलग हुई। जो एक दुर्घटना जो हुई वो उनके साथ ये हुई कि हमने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक प्रदर्शनी बुक में से, यहाँ है बुक में से, बुक फेयर, उस बुक फेयर में ये भी आए थे 1986 में। तो 1986 में बुक फेयर में ये आए थे, वात्स्यायन जी भी आए थे। तो मैंने एक पोडियम डिस्कशन रखा था कि वहाँ सबके सामने उस प्रदर्शनी में प्रोफेसर डॉक्टर लोटरमन, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट होंगे, विद्यानिवास जी होंगे, इसके अलावा वात्स्यायन जी होंगे और मैं होऊंगा, और इस तरह से 4-5 लोग हम लोग वहाँ पर गांधी जी के ऊपर 2 तारीख अक्टूबर को बोलेंगे, बात करेंगे। तो हम सभी ने बात की। अब उसके पहले दिन ये आए हमारे घर। अब घर दरवाजे पर बैठ गए, सूटकेस लेकर के, घंटी बजाई, ताला खुला नहीं, प्रवेश मिला नहीं। अब क्या करें, बैठे हैं। तो एक पड़ोसी वो दोपहर में अपना खाना दफ्तर से खाने के लिए घर आता था, वो फ्रेंच। तो उसने देखा कि यहाँ कोई एक भारतीय किस्म का आदमी बैठा हुआ है, औरों को तो किसी को पता नहीं क्या है और कुछ ध्यान भी नहीं दिया। तो प्रवेश, यहाँ हमारे घर मकान में 24 फ्लैट्स हैं। उन 24 फ्लैट्स में किसी ने भी तो कोई आया या गया मुझे मालूम नहीं। हम लोग जब वापस 5 बजे आए, पंडित जी हमारे ऊपर इतने गुस्सा हुए, मेरी पत्नी ने कहा बिल्कुल गुस्सा होने का सबब तो है, कितना कष्ट उठा रहा है, यहाँ बैठे रहे। वो बेचारा फ्रेंच अपने घर ले गया, उसको एक गिलास लाल वाइन भी थी। लाल वाइन पंडित जी क्या करें लाल वाइन का, तो उन्होंने उसको बगल में रख दिया, बैठे रहे। अब पानी भी नहीं पिएंगे तो वो क्या किया जाए, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो लेकिन कम से कम उसने बिठाया अपने यहाँ। जब हम लोग आए तब तो ये सब कठिनाइयाँ हो जाती हैं जबकि हम बहुत बाहोश न हों। और वात्स्यायन जी भी उनके साथ थे, और वो वात्स्यायन जी को गालियाँ देने में, यानी गाली का मतलब यह है कि बुरा भला, कि वो उन्होंने बताया नहीं, वहाँ मैरियट होटल में चले गए, हम यहाँ पर हैं। तो बहरहाल ये तो थोड़ी सी मजाक की बातें हैं। पंडित जी हमारे बहुत नज़दीक के थे और उन्होंने मुझे काशी विद्यापीठ में गेस्ट प्रोफेसर की तरफ से भी बुलाया था वहाँ भाषण के लिए। और जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि अच्छा एक लेख लिख के हमें दे दो, हम चंदन चौक नाम की पत्रिका के वो किताब निकालने वाले हैं, उसमें हम आपका लेख देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा लेख उन्होंने पढ़ा। तो पंडित जी को मैंने वो लेख दिया। चंदन चौक वो लोक साहित्य के ऊपर है कि लोक साहित्य प्रयोजन और प्रयोग। तो उसमें मैंने वहाँ पर लिखा है कि
वेद भी लोक साहित्य हैं और वो पूरी स्थापना वहाँ से है। और फिर मैंने पूरा लेख उसमें, वो मेरा लेख भूमिका के तौर पर उन्होंने छापा। मैंने कहा कि आप अगर छाप सकें तो छापिए, क्योंकि इसमें मैंने आपके वेदों को तो लोक साहित्य बताया है, लोग स्वीकार करेंगे न करें। उन्होंने वो मेरा लेख जो है भूमिका के रूप में छापा। इतना महत्व उन्होंने मेरी बातों को उन्होंने दिया कि भूमिका के रूप में छापा। बहरहाल अब हम छोड़े, बात यह है कि हमारी उनकी बहुत नोक झोंक होती थी और बहुत अरसे तक ये समझिए कि 65 से मैं उनको जानता हूँ और भीतर बाहर सब तरह से जानता हूँ। तो हमें जो है जैसे ब्राह्मण हैं, पूंगापंथी हैं, उनमें बहुत सी बातें जो है हम सब में शामिल हैं और वो हमारी शक्ति भी है, वो हमारी कमजोरी भी है। अब शक्ति तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति तो यह है कि संस्कृत का ज्ञान। वो पांडे जी आते थे, वो हमारे वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, तो वो जब कभी आते थे उनके साथ उनकी संस्कृत में बात होती थी। तो संस्कृत का आधार इतना मजबूत था उनका कि वो संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस काशी में, वहाँ उसके वाइस चांसलर भी रहे और जहाँ कहीं भी ऐसी सभाएं होती थी तो वो सब जगह बुलाए जाते थे, आदर्श के साथ उनका सम्मान होता था। बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत। तो संस्कृत में उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम कोई भी साहित्य भाषा का हमारा किसी भी भाषा का, चाहे भाषा वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो या मलयालम हो, अगर उसको संस्कृत का ज्ञान है तो उसका आधार अब मजबूत है, पक्का है। वो बहुत मजबूती के साथ पीछे से लेकर के सारे साहित्य को, साहित्य के जो कुछ भी विशेषताएं हैं, भाषा की जो विशेषताएं हैं, जो भाषा का निर्माण हुआ, वो संस्कृत जाने बगैर वो ठीक नहीं होता। और जिसका है वो मजबूती के साथ बैठा हुआ है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात उनकी मजबूती की ये थी कि लोक साहित्य का उनका जो जैसा कि मेरा है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, वो भी गांव का रहने वाले हैं, तो हमारी खूब पढ़ती थी। हम तो कभी कभी अवधि में ही बोलते थे। अब उनकी अवधि थी वो का शिकार थी। बहरहाल अब ज़्यादा बातें नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उनकी विद्वता और उन्होंने जो कुछ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मैंने नहीं पढ़ा है। उनकी सारी किताबें मेरे पास हरिद्वार में हैं। मेरा घर, मैंने हरिद्वार में मकान बनाया था, तो वहाँ हरिद्वार में हम लोग रहते थे। 23 साल तक हम हरिद्वार में रहे। पांडे जी, निवेदन है कि थोड़ा सा आप समापन की ओर ले चलें। हाँ, बस हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने स्वीकार किया और सम्मानित किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और इस आयु में आपको इतनी स्मृतियां हैं और वो आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इतना लंबा जीवन आपने विद्यानिवास जी के साथ बिताया है, तो निश्चित रूप से 1-2 घंटे तो पर्याप्त नहीं है उन सारी स्मृतियों को साझा करने के लिए, जानने के लिए। हम कहीं भविष्य में ऐसा आयोजन फिर करेंगे। और बहुत बहुत आभार और ख्याल रखिएगा अपना। आज हमारा सौभाग्य है कि राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वातायन की साप्ताहिक संगोष्ठी में। राहुल जी, आपसे भी आग्रह है कि कुछ विद्यानिवास मिश्र जी को संक्षिप्त शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें, आप चाहें तो। राहुल जी, आपका स्वागत। आप म्यूट हैं राहुल जी, अनम्यूट कर लें। जी, धन्यवाद पद्मेश जी। मैं समझता हूँ कि देर पहले काफी हो गई है। मैं स्वयं ही बहुत देर से शामिल हो पाया हूँ, नहीं हो सका पहले। तो विद्यानिवास जी की भी कुछ स्मृतियां बहुत अद्भुत मेरे पास भी हैं, लेकिन उसमें समय हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेरे लिए वो कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में हैं, विद्वानों में, जो शास्त्र और लोक दोनों के राजपथों पर समान अधिकार से दौड़ते थे। उनका रथ दौड़ता था विद्वत्ता का।
दोनों में समान भाव और अधिकार से वो विचरण करते थे। तो ये दोनों चीजों को एक साथ साधना, इन दो अलग अलग लोगों को जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठता से, अद्वितीय तरीके से साधा, उनमें मैं समझता हूँ कि विद्यानिवास जी अग्रगण्य हैं। वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो हम का पुण्य स्मरण करते ही हैं, और अब कोई वैसा नहीं है हिंदी के पास जो इतना, जो हमारी प्रज्ञा को आलोकित कर सके शास्त्र की दृष्टि से और लोक शास्त्र की दृष्टि से भी, जो हमें अपने को पहचानने का, अपने सांस्कृतिक रूप को पहचानने का, अपनी जड़ों को एक बार फिर से जड़ों की ओर लौटने की प्रवृत्ति की समझ दे, एक दृष्टि दे, और अपने को उसके आलोक में, अपने विरासत के आलोक पे देखने की क्षमता दे। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जगह है जो अब भरना फिलहाल तो संभव नहीं लगता किसी के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार राहुल जी, हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए और कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति में आज के व्याख्यान में। इन शब्दों के साथ सभी वक्ताओं का, आप सबका प्रति बहुत बहुत पुनः आभार, और हम मिलते हैं कल यूके टाइम 12:30 बजे वैश्विक हिंदी परिवार की साप्ताहिक संगोष्ठी में। और कल मातृभाषा की चुनौतियां और उनके संरक्षण के ऊपर हमारे 2 सत्र होंगे, भारत में मातृभाषा के संरक्षण और विदेशों में मातृभाषा के संरक्षण पर। और अगले सप्ताह इसी समय जूम लिंक पर हम वातायन की साप्ताहिक संगोष्ठी में। इन शब्दों के साथ अब मैं आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग वगैरह समाप्त